नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डियर गुरुजी 2.0 पर, और आप सभी को पता है यहाँ पर भी जो जीके और जीएस की क्लास है डेली इस टाइम पे चलती है। तो आप लोग इस टाइम पे जो है क्लास लेने का जरूर प्रयास जो है किया करिए। तो चलिए आज की इस क्लास को करेंगे बिल्कुल स्टार्ट, और बिल्कुल भी आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए और बिल्कुल क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने ये रहा, और इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है निश्चित किया जाता है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और ये इंस्टाग्राम पे जो आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं लेकर के आपके लिए ला करके जो है देता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या का घनत्व है वो बेसिकली किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो 61 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति यानी कि 1000 व्यक्ति जो है व्यक्ति 1 किलो वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, उनमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले 1000 व्यक्तियों की जो संख्या होती है उस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पेरिस में एफिल टावर की ऊंचाई बताइए क्या है। पेरिस में एफिल टावर की ऊंचाई फटाफट बताते हुए चलेंगे भैया जी, क्या हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 62 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरिस में पड़ता है एफिल टावर, तो इसकी ऊंचाई जो है आपकी दोस्तों याद रखेंगे, आपकी 985 फीट है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी है। देख सकते हैं 985 फीट है टोटल। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। रोम को यह भी कहते हैं, रोम को और क्या कहा जाता है भाई, सिटी ऑफ 7 हिल्स, या सिटी ऑफ पैलेसेस, या सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, या सिटी ऑफ स्काई स्क्रेप्स। 63 नंबर क्वेश्चन है, और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते चलिएगा। रोम, रोम शहर को जो है सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 हिल्स 7 पहाड़ियों का जो सिटी है, शहर है, कहा जाता है। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ग्रीनविच जो है कहाँ पर अवस्थित है, ग्रीनविच, इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेगा भाई, ग्रीनविच जो है आपका कहाँ पर स्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते साथियों, तो ग्रीनविच जो है आपका लंदन में, ठीक है, लंदन में अवस्थित है। तो जितने लोग यहाँ पर लंदन जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सौरमंडल प्रणाली के आंतरिक उपग्रहों में सबसे बड़ा बताइए कौन सा है। सौरमंडल प्रणाली के जो आंतरिक उपग्रह हैं उनमें जो है सबसे बड़ा कौन सा है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेगा। सबको पता भाई सबसे बड़ा इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून और सैटर्न में, इन चारों ऑप्शन, वैसे तो जुपिटर सबसे बड़ा है, बट इन चारों ऑप्शन जुपिटर के बाद सैटर्न यानी कि शनि का नंबर आता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, जुपिटर सबसे बड़ा, आई नो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो पूछा, आंतरिक उपग्रहों पूछा गया है। उपग्रहों में यानी कि मैंने ग्रह समझ लिया था, बट उपग्रहों में देखा है तो इस समय शनि के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। तब भी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जुपिटर से भी ज़्यादा शनि के पास ही, जुपिटर ऑप्शन में होता तो भी हम लोग सैटर्न पे ही टिक करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सौर परिवार में कुल कितने उपग्रह हैं। उपग्रहों की संख्या पूछी गई भाई, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक मेरे को लग रहा है। चलिए, उपग्रह यहाँ पर ग्रह होना चाहिए था भाई, क्योंकि उपग्रह तो बहुत सारे हैं, सौर परिवार में उपग्रह तो बहुत सारे हो जाएंगे। क्योंकि भाई साहब जो है जैसे आप पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 है, शनि के पास 82 है, तो ऐसे तो बहुत सारे हुए ना। तो सौर परिवार में जो उपग्रहों की संख्या कितनी इस समय जो वर्तमान में देखा जाए तो 8 है। तो यहाँ पर जितने लोग 8 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इराक का पुराना नाम बताइए क्या है। चलिए फटाफट इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इराक का पुराना नाम जो आपका क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति अगर पूछा जाते तो भाई बगदाद बोलते, लेकिन यहाँ पर इराक का पुराना नाम जो है आपका मेसोपोटामिया। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने पढ़ भी रखा होगा थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक जो है कौन सा है। 68 है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। 68 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आयात। एक होता निर्यातक, एक होता आयातक। तो विश्व में सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है।
जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और जवाब देंगे। विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। चीन की बात करते हैं, चाइना तो इस समय ऑप्शन में, देखो इस ऑप्शन में नहीं है, पुराना शायद क्वेश्चन रहा होगा इसी वजह से चाइना ऑप्शन में नहीं है। तो चीन की अगर हम बात करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। चीन जो है भैया याद रखिएगा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश जो है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसके अलावा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो एक ऑप्शन बना देते हैं ई, तो इसको याद रखिएगा, ई ऑप्शन जो यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 69 के बाद 69 के बाद अगर हम बात करते हैं 70 की, तो यहाँ पर सिलिकॉन घाटी जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन जो है आपकी वैली, चलिए कैलिफोर्निया, स्कॉटलैंड, स्विस आल्प्स, तो कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया से सिलिकॉन वैली जो आपका कैलिफोर्निया बोले तो आपका यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है ये कैलिफोर्निया, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सबके जवाब देखिए यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं भाई, कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली के बारे में, भारत की सिलिकॉन वैली आपके पेपर में आती है तो बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, बेंगलुरु को बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का कितना भाग वनों से घिरा है, क्वेश्चन है पृथ्वी का कितना भाग वनों से घिरा हुआ है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना सो 71% भाग मैंने कल बताया था जो है पानी से घिरा हुआ है, 71% भाग जो आपका पानी से घिरा हुआ। अब यहाँ पर वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा 40% के आसपास जो भाग है आपका वनों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। नैन्सी की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी लोग के यहाँ पर जवाब देखिए फ्रांस 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 आ रहे हैं जवाब, तो जितने भी साथियों ने यहाँ पर फ्रांस जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भूमध्य रेखा के सहारे एक अंश देशांतर दूरी लगभग बराबर होती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, भूमध्य रेखा के सहारे एक अंश देशांतर दूरी लगभग जो है कितने के बराबर होती है। तो 73 का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा, तो 111, 224, 56 या 69, तो 111 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट जो है याद रखेंगे, 111 किलोमीटर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, जावा और सुमात्रा के बारे में पूछा गया भाई। जावा और सुमात्रा द्वीप जो है किस देश में स्थित है, इसका भी जवाब जो देते हुए चलेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। चलिए ओके, किस देश में अवस्थित है, तो भैया अगर हम बात करते हैं जावा और सुमात्रा द्वीप के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जितने लोग जवाब दे रहे हैं इंडोनेशिया द्वीप। ठीक है, इंडोनेशिया द्वीप के इंडोनेशिया गणराज्य के द्वीप है, तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। बुडापेस्ट जो है आपका किस देश की राजधानी है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए सब लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो हंगरी, काफ़ी लोग यहाँ पर हंगरी जवाब दे रहे हैं, तो हंगरी की जो राजधानी है वो आपकी क्या है, बुडापेस्ट है। चलिए चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। स्पेन की राजधानी बताइए क्या है, स्पेन की राजधानी फटाफट बताते हुए चलिएगा। तो मैड्रिड, ठीक है, MADRID, मैड्रिड जो है इसको याद रखिएगा, ये जो है आपकी स्पेन की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी फटाफट यहाँ पर जो है बताते हुए चलिएगा भाई, पोलैंड की जो राजधानी आपकी क्या है, तो भैया पोलैंड की जो राजधानी है वर्साव। ठीक है, WARSAW में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो है पोलैंड की राजधानी है, पोलैंड की जो कैपिटल है वर्साव है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए पूरा गया, बुल्गारिया। चलिए भाई इसके बारे में जो है बताते हुए चलिएगा, बुल्गारिया की जो राजधानी आपकी कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजधानी से क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही सकता है भाई। सोफिया जो इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया तो सही है, और चारों जो है आप लोग नोट डाउन कर लो।
काफ़ी। ये सारे देखो बुल्गारिया की बात करते हैं तो ये भी आपका एक यूरोपीय देश है। ये पॉइंट जो याद रखिए, बुल्गारिया जो आपका एक यूरोपीय देश है, यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट जो है मिस मत किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। विश्व में जूट उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक, जूट उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक देश। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब जो सही दे रहे हैं भाई। विश्व के कुल जूट उत्पादन की अगर हम 85% बात करते हैं तो ये जो है गंगा डेल्टा क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर भारत की बात करते हैं तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में विश्व के कुल 60% जूस का जो है लगभग उत्पादन किया जाता है, 85% बनता है और 60% जूट का उत्पादन जो आपका टोटल भारत में ही किया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश नंबर 2 पर आता है, क्योंकि जो आपका गंगा जो डेल्टा क्षेत्र है बांग्लादेश के पास भी थोड़ा सा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बाद जो स्थान आता है चाइना का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, बृहद ज्वार भाटा कब आता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। बृहद ज्वार भाटा जो आपका कब आता है, पूर्णमासी को, अमावस्या को, अर्ध चंद्रमा के समय, ये दोनों। 77 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं भाई, बृहद ज्वार भाटा जो आपका कब आता है, तो वृहद ज्वार भाटा देखिए अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पूर्णमासी में भी आता है और अमावस्या में भी आता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है। चलिए इसका जवाब जो देते चलेंगे भाई, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है। 78 है और जवाब देखिए यहाँ पर 78 का आना शुरू हो गया है। तो भैया जी 78 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लाल सागर से। ठीक है, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ईरान की मुद्रा बताइए क्या है। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेगा, ईरान की मुद्रा जो आपकी क्या है। चलिए 79 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया, रियाल। रियाल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, ईरान की मुद्रा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर ये जवाब दिया वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद जो है दृष्टिगोचर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सा धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। चलिए हैली धूमकेतु, हैलिस यहाँ पर देखिए लिखा गया, हैलिस लिखा गया है, हैली धूमकेतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हैली बोलते हैं और ये जो है बेसिकली 76 वर्ष के अंतराल पर जो है बेसिकली आपका जो है नज़र आता है। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ कि हैली धूमकेतु जो है इसके पहले कब दिखा था और आपका बाद में अब कब दिखेगा। 2060 के बाद अब दिखने वाला है, तो इसके पहले कब 60 के बाद मैं एक हिंट दे दिया हूँ। ठीक है, जोर देख के रहेगा। जल्दी से आप लोग जो है अगली वाली क्लास में देखिए, नीचे अगली क्लास का लिंक कहाँ दिया गया भाई आपका, नीचे लिंक में कमेंट बॉक्स में जो है अगली क्लास का लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, और देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे वहाँ भी मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग जो है इस क्लास में आ जाइए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट अगली वाली क्लास में आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो आपकी चलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।